अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह, एक नया दिन, चहचहाती मॉर्निंग में दिस इज़ योर होस्ट मानुर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। सुबह खैर, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और एक नई सुबह का आगाज़, नए दिन का आगाज़ हुआ है। हफ्ता ख़त्म होने वाला है और आज सुबह कहीं बात हो रही थी कि दिसंबर कितनी रफ्तार से गुजरा है और आज 7 तारीख है, 7 दिसंबर है। खैर 7 दिसंबर को बहुत सारे लोगों की सालगिरह भी होती है, जिनकी सालगिरह, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। दिन का आगाज़ अच्छे से कीजिए। छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे हम घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी या अपना बाइक या फिर जैसे हमने ट्रैवल करना होता है, जो हमारा कम्यूट का वे होता है उसका ख्याल रखते हैं, मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात हैं जिनको मैनेज करना होता है और अगर उनको थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और बर वक्त तवज्जो दी जाए तो बहुत सारे मामलात वो छोटे मामलात ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं बनते। बिल्कुल जनाब, हमारी ज़िंदगी भी जो है गाड़ी की तरह होती है। जिस तरह रिजवान ने आपको कहा कि उन मामलात का ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी में कुछ छोटा सा अगर कोई फॉल्ट हो, आपकी बाइक में फॉल्ट हो, गाड़ी में फॉल्ट हो और आप उसे इग्नोर करते रहें तो अचानक वो रोड पे रुक जाती है। तो इसी तरह आपने छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो देनी है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसको वहीं हल करना है ताकि आपको कहीं रुकना ना पड़े, आपकी ज़िंदगी इसी तरह स्मूथली आगे बढ़ती रहे और आपको किसी भी किस्म की जो है टेंशन परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ रिजवान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर औकात हम भी मैसेज करते हैं अपने ऑफिस में, आप भी करते होंगे कि बस बाहर निकला और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो इससे बेहतर है कि सुबह उठे तो ज़रा चेक कर लिया करें, एक दफ़ा रात को भी चेक कर लिया करेंगे सारी चीज़ें, आपके कपड़े, आपकी गाड़ी सब फिट है, उसके टायर्स में हवा है या नहीं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वैसे हो जाता है एग्जैक्टली और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता जिस दिन अगर आप घर से तैयारी में या किसी और मसले की वजह से भी 5 मिनट या 10 मिनट ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर बाकी मसाइल भी उसी दिन होने होते हैं। ट्रैफिक की ब्लॉकेज भी उसी दिन है, कहीं ना कहीं अगर खुदा न खास्ता रोड पर एक्सीडेंट है तो उसकी वजह से अगर ट्रैफिक मुतासर हो रही है, कहीं एकदम ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया तो भी प्रॉब्लम, डाइवर्जन लग जाती हैं। फिर जो गाड़ी जैसे स्टार्ट नहीं हो रही या पंक्चर हो गई गाड़ी, या फिर कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जिसे इमरजेंसी होती है कि पहले मुझे ड्रॉप कर दो उसके बाद अपने दफ्तर चले जाना, तो वो मसाइल तब होते हैं और इंस्टेंटली होते हैं। समटाइम्स इत्तफाकिया होते हैं और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होते। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता होता है, हमारे जहन में होती हैं चीज़ें, लेकिन हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे होते हैं कि चले अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी दिन है, अभी पूरा 1 महीना है या 2 महीने हैं, और हम उनको डिले करते रहते हैं। फिर इन द एंड होता ही है कि जब लास्ट मोमेंट्स 11th आवर आता है तो फिर और भी बहुत सारे लोग हमारी तरह ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनका भी 11th आवर होता है, उनके लिए भी मसाइल होते हैं। तो फिर वो मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि किसी के लिए भी वे आउट नहीं बन रहा। बिल्कुल जनाब, जिसी तरह जब हम बात करते हैं एफबीआर की तो हमारे माइंड में आता है टैक्स। लेकिन एफबीआर का टैक्स के अलावा भी कोई काम है और वो काम बड़ा एक स्मूथली वे में चल रहा है। न्यू डेवलपमेंट्स है, न्यू मैकेनिज्म है, एडवांस्ड मैकेनिज्म है और उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। एफबीआर की जानिब से दस्तावेजी मईशत के लिए एक बहुत अहम इकदाम किया गया है और इसमें होगा ये कि डाटा शेयरिंग जो है वो एफबीआर के साथ की जाएगी और जिसके तहत फौरी तौर पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एफबीआर को मिल सकेगी। एफबीआर के नए रूल्स के तहत 145 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुआहिदा किया गया है और तमाम इदारे एफबीआर को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की तफसीलात फराहम करेंगे। और 15 जनवरी 2024 से कबल इदारे एफबीआर के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। इदारे मुकम्मल इंफॉर्मेशन फ्राहम करने के पाबंद होंगे। मुल्की मईशत पर इसके मुस्बत असरात होंगे। ख़ासतौर पर अगर करप्शन की बात की जाए तो दस्तावेजी मईशत हो तो उसमें करप्शन बहुत कम हो जाती है और टैक्स फाइल करना, टैक्स पे करना, अपनी वेल्थ को अनाउंस करना, ये तमाम तर मामलात क्लैरिटी के साथ मौजूद होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद फिर जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं और जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि जो जितना कम कमा रहा है उतना ज़्यादा वो टैक्स पे कर रहा है और मखसूस नंबर है जो टैक्स पे करते हैं, इसके अलावा बड़ी आबादी है जो टैक्स पे नहीं करती। तो टैक्स नेट में शामिल करने के लिए मईशत का दस्तावेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एफबीआर ने क्या इक़दाम किए हैं। फिर साथ ही साथ कानून साजी के तहत जब कानून होगा उस पर अमल दरामद करना आसान होगा, लोगों को मालूम होगा कि इस कानून के तहत हम टैक्स पे कर रहे हैं और इसके रिटर्न फाइल करने के हमें ये एडवांटेजेस मौजूद हैं, तो उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। फिर दस्तावेजी मईशत के और बहुत सारे फ़वायद हैं, इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद रमज़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद रमज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपसे मुलाकात हो रही है। क्या असरात होंगे दस्तावेजी मईशत के? हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं हुकूमत की जानिब से और उसमें सर्वेज़ किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लोग कितना कमा रहे हैं। ख़ासतौर पर अगर हम सेंसस की बात करें, मरदमशुमारी हुई, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मईशत को दस्तावेजी फॉर्म में लाना कितना बड़ा चैलेंज है और इसके फ़वाइद क्या होंगे? जी,
थैंक यू जी। अब एफबीआर ने एक रेडार सिस्टम बनाया है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम के रेडार सिस्टम के तहत एफबीआर मॉनिटर करेगी तमाम लोगों की ट्रांजैक्शंस को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और उसमें जैसा कि आपने बताया कि अभी रिसेंटली एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 1771 ये 5 जनवरी को 5 दिसंबर को, जिसके तहत मुख्तलिफ इदारे जो फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारे जितने भी काम कर रहे हैं और उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के और अलॉन्ग विद दैट कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हाउसिंग सोसाइटीज़, डीएचए और बहुत सारे जो बड़े इदारे हैं, उनको पाबंद किया गया है कि वो एफबीआर के एक ऑनलाइन सिस्टम जिसको रेडार का नाम दिया गया है, रियल टाइम एक्सेस डेटाबेस एनालिसिस रिपोजिटरी सिस्टम इसको कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एफबीआर ने रेडार रखा है, तो वो उसके साथ मुंसलिक होंगे। और 15 जनवरी उनको डेट दी गई है। एफबीआर ने एक सिस्टम तैयार कर लिया है ऑनलाइन, वो वहाँ पे हर इदारे में के कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होगा और जो भी उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा तो उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन एफबीआर को आ रही होगी। तो दिस इज़ मीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बहुत अरसे से इसमें काम चल रहा था। तो दिस इज़ एडवांस रियल टाइम एक्सेस जो है वो डिजिटलाइजेशन का एक फॉर्म है, जिसके तहत एफबीआर को विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, उससे पहले ये है कि डाटा जो ब्रॉडनिंग ऑफ टेक्स्ट स्पेस ड्राइव है वो एफबीआर के ऑफिशियल्स के तहत बहुत दफ़ा की गई, उसमें कुछ सक्सेस भी हुई। जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कोई 8-10 सालों से टैक्स पेयर्स डबल हुए हैं, बट अगेन बहुत थोड़े हैं। जैसे 2022 टैक्स ईयर जो है उसमें जो फाइलर्स हैं या जिन लोगों ने डिक्लेरेशन की है एफबीआर में, तो 2000 ओनली 4.2 मिलियन जी। और इस साल भी अभी तक 4.2 मिलियन को टच नहीं किया, ऑल्दो के ये अभी डेट्स रहती हैं दिसंबर 31 दिसंबर। ये सिलसिला जुलाई से शुरू होता है, जब ईयर एंड नॉर्मल हमारा जो ईयर एंड है वो जून में क्लोज़ होता है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में इंडिविजुअल्स के लिए डेडलाइन होती है, उसके बाद कुछ एक्सटेंड भी हो जाती है। फिर कंपनीज़ के लिए डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है, जो कि बिज़नेस एंटिटीज़ जो SECP के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें अभी इस साल भी अभी 4.2 मिलियन अभी तक फाइलर नहीं हुए। तो इसको जैसे पिछले दिनों IMF के साथ मुआहदा हुआ, दोबारा उसको रिफ़्रेश किया गया और उनकी कुछ शराइत मानने के लिए उन्होंने एक कड़ी शर्त ये रखी है कि आप अपने टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं। और ये तरीक़ाकार भी यही है, हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे IMF पे और बाकी इदारों लोगों पे, इंटरनेशनल बैंक्स पे या मुख्तलिफ दोस्त ममालिक पे कि जी हमें फ़ंड्स दें, जबकि हम अपना टैक्स जो है वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सक रहे। तो उसके लिए एफबीआर ने पिछले 10, 15, 20 सालों से काफ़ी एफ़र्ट किए हैं और उसको डिजिटलाइज़ किया है। वैसे भी पूरी दुनिया डिजिटलाइज़ हो रही है, तो दिस इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजेशन के मुख्तलिफ जहाँ पे भी कोई इकनॉमिक एक्टिविटी का ओरिजिनेशन होती है जी। उनको ऑलरेडी पहले भी पाबंद किया गया था, दे आर बाउंड टू के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन वो अगेन मैनुअल इंफॉर्मेशन आती थी, उसमें उसका एनालिसिस नहीं हो सकता था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रह जाती थी। फिर उसके साथ साथ एफबीआर का ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो विंग है, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसर जो हैं वो मार्केटों के चक्कर लगाते थे, लोगों को नोटिस भेजते थे, फिर लोग नोटिस वैसे ही फाड़ देते थे या जो लोग गए हुए हैं उनके साथ मिल मिला के उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। तो दिस इज़ रियल टाइम एक्सेस, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो उन इदारों से जहाँ पे भी इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो आएगी और एफबीआर उसको एनालाइज करेगा, फिर देखेगा इसमें फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है। तो इससे आई थिंक एक मेजर इंक्रीज जो है वो टैक्स पेयर्स में आएगी। सही रमज़ान साहब, जिस तरह आपने कहा कि ट्रांसपेरेंट है और ऑटोमेटिकली जो एफबीआर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि पहले भी जो टैक्स पेयर्स थे उनका इशू तो यही था कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा वैसे भी हर चीज़ पे टैक्स लगता है, इस तरह भी हमारी टैक्स डिडक्शन हो रही है, तो इट इज़ वेरी टफ फॉर अस। तो इसमें आपको नहीं लगता कि लोग जो है बाय कैश, बाय हैंड ट्रांजैक्शंस को कुछ ना कुछ तरीके से ज़्यादा प्रमोट करेंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, कंसल्टेंसीज होती हैं? बिकॉज इसमें मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर द पीपल वॉचिंग अस कि कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए, इसकी सेफ्टी क्या है? अगर हमारी अमाउंट जो है वो अंडर द रडार आएगी तो हमारे लिए इसकी सेफ्टी क्या है?
जी उसमें सेफ्टी इसमें कोई ख़तरे वाली बात भी नहीं है। बेसिकली जो आउट ऑफ नेट हैं, जो कि एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड हैं तो वो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। वैसे तो 9.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी न किसी तरीके से एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई या एनटीएन लिया। किसी ने गाड़ी लेने के लिए एनटीएन ले लिया, फिर आपको पता है पिछले कुछ सालों से फाइल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है पेशावर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी के हवाले से ब्रीफ किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से भी ब्रीफ किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की है जवानों से जिन्होंने बहादरी से मुकाबला किया है दहशत गर्दों का। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिन जवानों ने कुर्बानी दी, जिन्होंने बहादुरी से मुजाहरा किया और मुख्तलिफ जो मार्क हैं उनमें कारनामा सर अंजाम दिया। इमरान मनसब खान नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे पेशावर के हवाले से क्या क्या मसरूफियात हैं आर्मी चीफ की? जी बिल्कुल रिजवान, ये आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है और आर्मी चीफ को मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें कि सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल शामिल है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो जारी कार्रवाइयाँ हैं और इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त के बारे में आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। और आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जो बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले अफसर और जवान हैं उनसे भी मुलाकात की और इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफसर और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा और उनका ये कहना था कि कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है और पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक्कद होने वाली कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा NWKP1 के शुरा से भी खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा की गैर अवाम की पुरअज़म हिमायत के बायस ही सूबे में इस्तेकाम और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। पाकिस्तान की खुशहाली को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ते हुए आर्मी चीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और एक खास जामी हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया और इस बात पर भी रोशनी डाली कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया है और गैर कानूनी गैर मुल्कियों को तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जब पेशावर पहुंचे तो कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने शुरका से खिताब भी किया, उन्हें मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, जमशुदा अजला की इक़्तिसादी और माशी तरक्की के हवाले से किए गए इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आबाद गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से इकदाम को सराहा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उन तमाम जवानों से मुलाकात की, उन अफसरों से मुलाकात की जिन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। पेशावर आमद पर उनका इस्तकबाल किया कोर कमांडर पेशावर ने। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। और हम रमज़ान साहब से जान रहे थे कितना ज़रूरी है टैक्स रिडार में आना आवाम के लिए, बिकॉज हमारी मनी सेफ हो जाती है। अक्सर औकात होता ही है कि हमें ये लगता है, ये मैं आपसे अपने इर्द गिर्द के लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हम बाय कैश किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते, बाय हैंड दे रहे होते हैं, तो हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। जब आप इस रिडार के अंडर आ जाते हैं तो आपकी हर चीज़ रजिस्टर हो जाती है। ये आवाम के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी के लिए?
जी, आवाम के लिए तो डेफिनेटली जो डिजिटलाइजेशन है ये इजी भी है और उसके साथ साथ सेफ भी है। जैसा कि आपने बताया कि कैश कैरी करना, आप आए दिन देखते हैं कोई बैंक से पैसे निकलवा के जा रहा है तो अभी रोज़ाना रिपोर्ट्स आती हैं कि जी वो बैंक से पैसे निकलवा के गया, मोटरसाइकिल वालों ने लूट लिया। अनसेफ है बहुत, कैश कैरी करना इटसेल्फ अनसेफ है और बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र होते हैं। तो एक तो कैश ट्रांजैक्शंस की डिस्करेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया है, लेकिन रेडार सिस्टम जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। बेशक आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे या आप कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो हब हैं, कोई भी इदारा है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने उनके साथ रियल टाइम में FBR ने अपना सिस्टम जो इंटीग्रेट कर देना है। उसके अलावा जितने गवर्नमेंट इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे में कोई भी किसी काम के लिए भी बंदा जाता है, बेशक 500 रुपया भी वहाँ पे जमा करवाएगा, किसी छोटी सी फीस भी जमा करवाएगा तो उसके साथ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसके साथ कोई भी अप्रूवल लेता है किसी शॉप की, कोई लाइसेंस लेता है, वट तो वो उसी टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसके FBR को पहुँचेगी। और इसके साथ साथ अभी पिछले दिनों FBR ने 145 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने टैक्स ऑफिसेज बढ़ाए हैं, उनको कायम किए जा रहे हैं। एक 145 डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट में टैक्स ऑफिस होगा। अपार्ट फ्रॉम के बिग सिटीज़ में तो ऑलरेडी हैं डिवीज़न लेवल पे, जैसे रीजनल टैक्स ऑफिसेज या कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसेज हैं या लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट्स हैं। उसके साथ साथ छोटे शहरों में भी हर जगह पे अब टैक्स ऑफिस होगा। जब ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में FBR के पास जाएगी तो ये डायरेक्टली उन ऑफिसेज़ को भेजेंगे और वहाँ पे हर बंदा जो है वो रेडार सिस्टम में आ जाएगा। फिर वो देखेंगे ये टैक्स अपनी डिक्लेरेशंस FBR के साथ क्यों नहीं कर रहा। तो जो 1.5 मिलियन या 2 मिलियन का टारगेट आई होप्स हो के ये अचीव करने में FBR को बहुत आसानी होगी। और जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के 2-3 सालों से, जो स्पेशली नियर टू डिफ़ॉल्ट होने की उसमें आए हुए थे हम, तो होपफुली कि अगर टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे तो अल्दो के टैक्स, लोग कहते हैं जी हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में जो ज़्यादा वेल्दी हैं, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे। तो और जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो दे रहा है वो भी सफ़र करता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहती। रमज़ान साहब, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजली का बिल देखते हैं, कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, कहीं बाहर खाना खाते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, ट्रैवल करते हैं, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। वो कहते हैं हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि उन लोगों को ये बताया जाए या उनकी आसानी के लिए कि जो टैक्स पे किया जा रहा है इसको हुकूमत जो रेवेन्यू हासिल कर रही है उसको आपकी बेहतरी के लिए खर्च किया जा रहा है। टैक्स लफ्ज़ ऐसा है, शायद इसके साथ कुछ एसोसिएशन ऐसी होगी है कि जिसके भी जहन में आता है उसको लगता है ये वो मेरे पैसे हैं जो मेरे हैं, लेकिन ये मुझे पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उसके बदले जो सर्विसेज मिल रही हैं उनसे इस्तेफादा कैसे हो सकता है? क्लैरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? ये एक मिसकंसेप्शन भी लोगों में होती है। अब देखें कि आप आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोते जागते हैं, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है, हमारी पुलिस है, हमारी फ़ौज है जो बॉर्डर्स की हिफाजत कर रही है, उसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके अलावा बहुत सारे और भी इदारे हैं, तालीम है, सेहत। अल्दो के उस लेवल पे नहीं है। उस लेवल पे तो डेफिनेटली तब जाएगी जब हम तमाम, हमारा मुल्क कभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और उसी वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट जो है वो सहूलतें तो लोगों को नहीं दे सकती। बट इवन देन हम एक रिस्पेक्टेबल मैनर में अपने मुल्क में काम भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें आप, 20 साल पहले देखें, अभी देखें, आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी रोड्स मिलती हैं, आपको और फैसिलिटीज़, टेली कम्युनिकेशन हो गई, बाकी चीज़ें हो गई। तो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क में होता है, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें इतनी सहूलतें भी नहीं हैं जितनी हम पाकिस्तान में। ये भी होता है कि आपकी जो डिडक्शन होती है वो भी कम होती है इफ यू आर अ टैक्स पेयर। जी, आपको वैसे भी जो है गाड़ी ट्रांसफर करानी है अपने नाम या कोई भी प्रॉपर्टी करवानी है, तो उसमें क्यों होता है फिर लोगों को? डर शायद अवेयरनेस नहीं है, और शायद मुझे ये भी लगता है कि लोग इसके बेनिफिट्स को नहीं देखते, सिर्फ उस अमाउंट को देखते हैं। रमजान साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने एस्पेक्ट्स तो इसके डिफरेंट बताए, एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म में ये कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा? डेफिनेटली जी, एंटी फ्रॉड मैकेनिज़्म में वो एक खैर डिफरेंट मैकेनिज़्म है,
बट जैसे हम बात कर रहे थे कि कैश ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जब कम होंगी तो डेफिनेटली लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का जब सारे जैसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं सारे आप लोगों के पास डिटेल्स आ रही होंगी तो लोगों के भी अक्सर औकात यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमने अमाउंट पे की तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ दैट ना फिर कि इतनी अमाउंट इन्होंने रिसीव की है लोगों से, इतनी इन्होंने ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हाँ, तो एफबीआर के पास भी रियल टाइम में एक्सेस होगी तो वो एक काउंटर वेरिफिकेशन मोड जो है वो उसमें भी आ जाएंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन दस्तावेजी शक्ल इसलिए भी ज़रूरी है। अभी सिर्फ अगर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा बात करें, हमारी गल्ला मंडी है या फिर सब्जी मंडी है और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहां पर ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में हो रही होती है। और अगर हम नॉर्मली भी खरीदारी करना चाहें तो हम किसी से कह रहे हैं कि हम आपको जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके ज़रिए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या आपका अगर मोबाइल नंबर है, रास्त आईडी है तो उसके ज़रिए ट्रांसफ़र, वो नहीं जी हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। ये वाले मामला भी हैं, इनको भी दस्तावेजी शक्ल में लाया जाएगा और इनको भी लाया जाएगा, तमाम कैश का लेन देन लाया जाना चाहिए। और इसमें ये भी प्रपोजल थी कि आप जो हायर वैल्यू नोट्स हैं लाइक 5000 उसको ख़त्म कर दें, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। मे बी इस पे भी गवर्नमेंट कंसीडर करे क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बाकी जर्नल प्रेशर उस हिसाब से नहीं है, तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल। अभी एफबीआर के साथ तो बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे केयर टेकर, उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, स्पेशली IMF के प्रोग्राम के बाद उनकी डेली बेसिस पे आलमोस्ट जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं या FBR है, क्योंकि हमारा बड़ा चैलेंज ही फाइनेंशियल चैलेंज है। सही बहुत तो फाइनेंशियल चैलेंज अगर उसको कूप अप कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छे मैसेज पे आपने जो है सेगमेंट का एंड किया। बहुत शुक्रिया रमजान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, टैक्स एक्सपर्ट हैं और टैक्स के हवाले से हमें गाइड भी किया कि जो हम टैक्स पे करते हैं उसके फवाइद क्या होते हैं, हमारा ये वो फायदा है। और डर जो हम बात कर रहे थे मानूर के डर हमने बिठा दिया है, शायद कि हमारी कमाई की को नज़र लग जाएगी, किसी को पता चल जाएगा कि हम कितना कमा रहे हैं। हालांकि जो आपको पे कर रहे हैं उन्हें भी पता है, जिनको आपने पे करना है उनको भी पता है, और जो आपने सहूलियात लेनी है वो किस बदले में। अब सरकारी अस्पतालों में आप भले ना जाते हो, इंडिविजुअल अगर नहीं जाते तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद है, वहाँ पर मेडिसिन मौजूद है, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, वहाँ पर सहूलियात है। इसी तरह से सरकारी तालीम की बात की जाए तो सरकारी एजुकेशन में टीचर्स मौजूद हैं जिनको पे किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता है और हर साल रेनोवेशन भी होती है। ये तमाम अखराजात हैं जो गवर्नमेंट का अपना सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें या तो हम टैक्स पे करके गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं या फिर गवर्नमेंट को फिर अगेन दूसरे मुल्क जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनकी तरफ जाना पड़े और फिर उनकी शराइत मानना पड़े। बिल्कुल जनाब, और शराइत मानने से बेहतर है कि अपने जो अवाम है वही टैक्स पे करना शुरू कर दे ताकि आपकी अमाउंट भी सेफ रहे, आपका फ्यूचर भी सेफ रहे और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ट हो। यहाँ पे टाइम है एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे सुबह पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और अगर हम बात करते हैं एक नई सुबह की, एक नए चांस की, तो ज़िंदगी हमें हर नए दिन एक चांस देती है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। अपने लिए तो तमाम लोग जीते हैं, अपने लिए तो हम हर काम करते हैं, अपने लिए तो हम कमाते भी हैं, अपने लिए तो हम अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन दूसरों की लाइफ खूबसूरत बनाना कितना ज़रूरी है ये हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन रिजवान, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ वापस लेके आते हैं,
वो खुशियाँ जो हमसे रूठ जाती हैं, वो खुशियाँ जो थोड़ी दूर जाती हैं और हम किसी की ज़िंदगी में एक रोशन चिराग बनने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, और वो कोशिश बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और पाकिस्तान बैतुल माल उन चंद इदारों में से है जो बेसहारा लोगों को उनकी खुशियां वापस लौटाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें पूरा पाकिस्तान भी बैतुल माल का साथ देता है। इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया गुज़श्ता रोज़, और इस तकरीब में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से हसन फारूक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। मुल्क भर में गुर्बत के खात्मे के लिए जहां मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान बैतुल माल भी एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान बैतुल माल का कयाम 1992 में अमल में लाया गया। इदारे के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के पेश नज़र एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद इदारे की तरफ से गुर्बत के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात को बताना था। ऐसे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन चला रही है, इसके बारे में एक तो अवेयरनेस दी जा सके, और दूसरा इसमें जो मेन मकसद वो ये है कि जो इस वक्त इकॉनमी के हवाले से चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो डोनर्स, जो चैरिटी में लोग इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर आज हमने एम्बेसीज के लोगों को भी मदऊ किया है और दूसरे जो NGOs के लोग हैं उनको भी मदऊ किया है। मकसद ये है कि हम उनको बता सकें कि हम क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के जुमला प्रोजेक्ट्स में बेसहारा यतीम बच्चों के लिए मुल्क भर में 46 स्वीट होम्स, 159 चाइल्ड लेबर वेलफेयर स्कूल्स, जरूरतमंद मरीजों के लिए इलाज मुआलजे और तलबा और तालिबात के लिए तालीमी वज़ाइफ जैसे मुफीद प्रोग्राम शामिल हैं। हमारे पास हैं चाइल्ड लेबर स्कूल हैं, जहाँ जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं हम उन बच्चों को वहाँ से लेते हैं और उनको स्टेशनरी, उनको बुक्स, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म, तमाम एक्सपेंसेस पाकिस्तान बैतुल माल देता है। डिसेबल पर्सनस को हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं, व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज व्हील चेयर्स उसके मेजरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज व्हील चेयर दी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते हैं ताकि वो एक अच्छा शहरी बन के उसमें सोसाइटी में काम कर सके। मुस्तहिक अफराद को मसनूई आज़ा की फराहमी के लिए पाकिस्तान बैतुल माल सैकड़ों अफराद में 10 करोड़ से ज़ायद रकम खर्च कर चुका है। पाकिस्तान बैतुल माल जैसा कौमी इदारा ज़रूरतमंद अफराद के लिए उम्मीद की किरण है। जी जनाब, हसन फारूक की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। अगर पाकिस्तान बैतुल माल के हवाले से बात की जाए तो अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर सेटअप है, और ख़ास तौर पे चाइल्ड लेबर की जो खात्मा है इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ऐसे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं कि बच्चों को तालीम की तरफ वापस लेके आया जा सके, उनको खुद मुख्तार बनाया जा सके, चाहे वो बच्चे यतीम हों, चाहे वो चाइल्ड लेबर का शिकार हों, चाहे वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जो कि टॉलरेबल नहीं है। पाकिस्तान बैतुल माल इस हवाले से काम कर रहा है और 1992 में ये क़याम हुआ पाकिस्तान बैतुल माल का। मानूर 159 स्कूल पाकिस्तान भर में इस हवाले से काम कर रहे हैं, और इट्स अ ह्यूज नंबर अगर देखा जाए, जो सिर्फ इस मकसद के लिए काम कर रहा है कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से काम करने पर मजबूर हैं और तालीम से दूर हो रहे हैं, तो उन्हें स्कूल की तरफ वापस लाया जाए, उन्हें तालीम फराहम की जा सके। तो इसके लिए जो हमारी वजारत है समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के हवाले से उनकी जानिब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जो बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके लिए कितना टफ़ हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। फिर हमने देखा है अक्सर मानूर के ऐसे बच्चे जो रोज़गार कमा रहे हैं और बहुत कम उम्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए तालीम हासिल करना उनका बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और वो चांसेस ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए, कोई उन्हें कुछ बता दे, गाइड कर दे। तो ऐसे ही बच्चे हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल के स्टूडेंट हैं, और आज हमें यह एजाज़ हासिल हो रहा है कि हम उनके साथ मिलकर कुछ बचपन के लम्हात, कुछ स्कूल की अपनी यादें ताज़ा करेंगे। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले आप दोनों अपना अपना नाम बता दें। मिराज और इकरा। इकरा और मिराज हमारे साथ आज मौजूद है। इकरा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 4। और मिराज? क्लास 6। सही। अच्छा, इकरा और मिराज दोनों हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। तो अपने स्कूल का तो बताएं ना, स्कूल कौन सा है आपका? PBMS RCL इस्लामाबाद। और आपका?
PBM SRCL इस्लामाबाद। पाकिस्तान बैतुल माल सर सैयद स्कूल इस्लामाबाद से की स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 और क्लास 6। स्कूल में मज़ा आता है पढ़ने का? जी बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट मेरा आज का? वैसे तो सभी से पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा जो सा है वो इस्लामियात है। अच्छा, और आपका इकरा? सब आपके सारे ये लड़कियां इतनी पढ़ाकू पढ़ती होती हैं, हैं, उन्हें बिल्कुल। सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। अच्छा इकरा, ये बताएं कि इकरा ने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है। और मिराज आपने? IT एक्सपर्ट। IT एक्सपर्ट बनना है। IT एक्सपर्ट का शौक क्यों दिल में जागा? मेरे बाबा भी काफ़ी इसका शौक़ रखते थे कि कब मेरा बेटा हो तो इस तरह IT एक्सपर्ट भी हो। एक काफ़ी देखते हैं, काफ़ी होती है उनको कि मेरा बेटा भी इस तरह पढ़े। तो मैं जो चाहता था कि मैं आर्मी में या फौज में कोई लूँ, पर बाबा कहते हैं कि आप IT एक्सपर्ट बने। तो आर्मी में तो IT एक्सपर्ट हो सकते हैं ना? आपको पता है उसमें भी IT एक्सपर्ट्स हो सकते हैं? जी, मेहनत से तो और कुछ हो जाता है। तो आपके बाबा क्या करते थे? इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है जी। अच्छा, और उनकी ख्वाहिश है कि आप आर्मी में जाएं। और इकरा, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। कि आपकी अपनी मर्जी है या इसमें कहीं ना कहीं किसी और का ख्वाब भी पूरा कर रही अपनी हैं? मर्जी है। अपनी मर्जी अपनी है। मर्जी। जी। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि क्लास में जब आप रूटीन में पढ़ने जाती हैं, बैठती हैं, कैसा माहौल होता है? क्या अच्छा लगता है स्कूल में सबसे ज़्यादा? दोस्तें, एनवायरनमेंट, टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब इकरा को कुछ सब कुछ अच्छा लगता है। छुट्टी करने का दिल नहीं करता? एक दिन भी नहीं हफ्ते में? एक दिन तो करते इतवार वाले दिन। इतवार वाले दिन करते हैं, क्या वो बात तो है। इतवार वाले दिन तो हम भी करते हैं, हफ्ते को भी करते हैं, इतवार को भी करते हैं। अच्छा मुनीब, आपको क्या स्कूल में अच्छा नहीं लगता? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा कौन कभी करते किया हैं? आपने? नहीं, आप नहीं करते, बाकी करते हैं? बाकी तो बहुत हो दोस्त जाता है, कितने हैं कभी कभी आपके? दोस्तों में हो जाता है, पर इतने हमारी क्लास में तो इतना नहीं होता क्योंकि सबसे सीनियर क्लास है, तो उसमें हम जो करेंगे तो वही बच्चे सीखेंगे। अच्छा, मतलब बच्चे लड़ाका नहीं होते, जैसे जैसे सीनियर होते हैं ना फिर लड़ाई फिर झगड़े बढ़ उनको जाते पता चल जाता है लड़ना भी है। इकरा, आपको क्या चीज़ ऐसी है जो मज़े की नहीं लग रही होती दिन में? मुझे भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ाइयाँ होती हैं क्लास में कभी कभी होती है। तो दोस्ती हो जाती है फिर? अच्छा, आप दोनों में से किसी को एंकर बनने का शौक नहीं है? नहीं, नहीं। नहीं है। वरना बच्चे तो आजकल चाहते हैं कि हम एंकर बन जाएं, हम प्रोग्राम करें, हम न्यूज़ पढ़ें या फिर टीवी पर आएं। अभी तक इस तरह का शौक नहीं है कोई? नहीं, देखिए कि जो हमारी ख्वाहिशात होती है तो उसको अगर ना पूरा किया जाए तो फिर हसरत ही रह जाती है वो। तो ख्वाहिश तो होनी चाहिए, फिर कोई बात नहीं, पूरी होगी ठीक है, ना हुई तो हसरत भी सही, दोनों अपनी चीज़ें हैं। नए नए ख्वाब देखें। आप जब बड़े होंगे तो बहुत से आपको और भी चांसेस मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ में IT में भी बहुत ज़्यादा जो है अब तरक्की हो रही है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप दोनों से एक सवाल है, बारी बारी आप दोनों जवाब दे सकते हैं। आजकल बड़ा दिल चाहता है हमारा फ़ोन पे गेम्स खेलें, बाहर जाके खेलने का मज़ा आता है या मोबाइल पे गेम्स खेलने का मज़ा आता है? मिराज, आप बता दें पहले। बाहर जो उनसे खेल है उसमें तो काफ़ी अगर गिर भी जाते, चोट्स वगैरह भी लग जाती हैं, इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह। जो गेम में है तो वो गेम में घर बैठो घर तो भी गेम में तो नजर कमजोर होती है, अगर उसमें चोट लगती है तो गेम खेलते मोबाइल पे नजर कमजोर होती है। अच्छा, वो एक इकरा, लिमिट होती है ना, लिमिट के साथ खेलते हैं। अच्छा, लिमिट है। लिमिट है। अच्छा इकरा, आप बताओ गेम गेम? खेलना पसंद। कौन सी गेम खेलती हो? कोई भी। अच्छा, फेवरेट गेम कौन सी है? वैसे भी स्कूल में ब्रेक टाइम में कौन सी गेम खेलती हो आप? किंग स्टॉप ही खेलते हैं। किंग स्टॉप खेलते हो? किंग स्टॉप में क्या होता है, थोड़ा सा बता दो, मैंने बहुत खेली हुई है। कितने लोग खेल सकते हैं किंग स्टॉप? मैम जितने भी हों जितने भी हों खेल सकते हैं, बड़ी इजी गेम है ये। जितने भी हो उतने खेल सकते हैं। अब मैडम को खिलाना नेक्स्ट टाइम। बस ठीक है, अभी हम ब्रेक में खेलेंगे किंग स्टॉप एंड अच्छा, इट्स वेरी स्कूल में दाखिले के हवाले से अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडमिशन कब लिया और कैसे एडमिशन हुआ? एडमिशन हमने मेरे 2018 में एडमिशन हुआ। मेरे बाबा इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा, तो मुझे पापा कहते थे कि मैं आपको इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा देता हूँ, तो उन्हीं के साथ मैं काम करने जाता था। तो हम 6 बहन भाई हैं, तो इतना हालात नहीं थे कि 6 को पढ़ाया जाए, प्राइवेट में पढ़ाया जाए। पर हम एक बार काम करने गए थे किसी के घर में, उन्होंने कहा कि आप इसको क्या स्कूल क्यों नहीं डालते हैं? तो उन्होंने बाबा कहते हैं कि आजकल हमारे इतने हालात नहीं है 6 बच्चे कि इनको किस तरह डालें। तो उन्होंने फिर बताया था कि ये पाकिस्तान बैतुल माल एक इदारा है जहाँ पर फ़ीस फ्री, मतलब हर चीज़ है, यूनिफॉर्म, स्टेशनरीज़, नोटबुक्स, बुक्स, हर चीज़ फ्री है उधर। तो
उधर से फिर हमें पता चला था कि हम गए फिर पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल में, और रियली बहुत अच्छा स्कूल है ये, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, इनकी टीचर्स हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो इकरा, आपका एडमिशन कैसे हुआ था स्कूल में? हमें बाबा ने स्कूल में डाला था, तो कुछ अरसे बाद हम लोगों को स्कूल से निकाल दिया था। तो हमें फिर मम्मा के साथ घर में काम करते थे या फिर बाहर खेलते थे, तो हमारे मोहल्ले में कुछ टीचर्स आई हमारे स्कूल की, तो उन लोगों ने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा किया, तो उन्हें स्कूल के बारे में बताया, तो हमें भी स्कूल में इसी तरह जाने का मौका मिल गया। सही। इकरा, तो आप कितने बहन भाई हैं? 7 बहन भाई हैं। सब पढ़ रहे हैं? जी नहीं, थोड़े से पढ़ते हैं, 4 बहन भाई पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। बाकी छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं। बड़े वो हैं। काम ही कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो महराज बाकी बहन भाई आपके हैं स्कूल में? जी नहीं, सिर्फ मैं स्कूल में हूँ। सिर्फ आप हैं स्कूल में? जी। आप सबसे बड़े हैं सबसे छोटे हैं? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं? जी। सबसे छोटा तो कहते हैं बहुत शरारती होता है, वो तो किसी के काबू नहीं आता, तो आप कैसे सबसे छोटे होने के बावजूद पढ़ाई कर रहे हैं? जी, एक शौक़ होता है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो बाकी आपने दीगर जो आपके एज फेलोज़ हैं, आपके साथ के आपके कज़न हैं, दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, उनको बताया आपने पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल के बारे में? जी काफ़ी, मैं जब इस स्कूल में गया तो काफ़ी मैं अपने साथ भी लेके गया हूँ। अभी भी कहते हैं कि अभी मैं काफ़ी, हमारे मोहल्ले के भी काफ़ी उधर पढ़ते हैं अभी भी। अच्छा। तो आसपास के हैं, काफ़ी को बोला हुआ, अभी वो मेरे क्लास फेलो ही है मेरे भी, वो भी जिनको मैं लेके गया हूँ, वो 6 क्लास में, वो भी काफ़ी 2 में भी 1 में भी है। इस तरह के अभी भी कह रहे हैं कि अभी दाखिले ओपन होंगे तो फिर उनको भी और को भी बताएंगे, वो भी अगर एडमिशन ले लें, क्या पता उनकी भी ज़िंदगी कोई सवर जाए। सही, ये अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं पाकिस्तान बैतुल माल के हवाले से। इकरा, मुझे ये बताइएगा, स्कूल में तो काम मिलता होगा, होमवर्क मिलता होगा, फिर घर आके ट्यूशन जाती हो या खुद कर लेती हो? ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन जाती हो, यानी कि पढ़ने का शौक है? जी। और क्या शौक है? फ्री होती हो तो क्या करती हो? ट्यूशन जाती हो या उसके बाद बाहर खेलने चली जाती हो? स्कूल से जाते हैं तो सिपारा पढ़ने चले जाते हैं, 5 बजे जाते हैं ट्यूशन, फिर ट्यूशन से घर आके सो जाते हैं। और स्कूल कितने बजे सुबह जाते हो? 8:30 बजे। सुबह 8, 8:30 बजे। और छुट्टी? 2 बजे। 2 बजे। तो अपने बहन भाइयों को बताती हो, अपने बुक्स दिखाती हो आपके, ये मैं पढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करती हो? जी। उनको अच्छा लगता है? जी। सही। मिराज मुनीब, ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, मिराज, लड़कों को बहुत शौक होता है ड्राइव करने का, या फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम करने का। जैसे लड़कियों को बहुत शौक होता है ना कि हमारा हम कोई ऐसा काम करें जो अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे हमारी एक खातून अभी स्पेस में गई हैं, को पता है उनके बारे में? एक स्पेस से होके आई हैं हमारी खातून, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, नमीरा सलीम ने। तो इसी तरह से अब सबको शौक होता है कि हम कुछ डिफरेंट करें, कुछ ऐसा करें जो पहले ना हुआ हो। कुछ ऐसा ख्वाब है कि आप कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया में आपके बाबा का नाम हो? ये तो हर चीज़ तो एक पढ़ने के साथ होती है। अच्छा। जो पढ़ेंगे तो फिर आगे होगा ये। तो ये होते तो बहुत से ख्वाब हैं, अगर वो पूरे हो जाए तो फिर तो हसरतें सारी दिल के लिए हो जाती है पूरी। तो क्या ख्वाब है आपका वैसे, अपने फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर? देखिए, हमारे जिनसे ख़ानदान है जो, उनमें इतना कोई ना आर्मी में ना फौज में इतना कोई भी नहीं गया, ना आईटी का एक्सपर्ट हुआ है। तो मैं चाहता था कि आईटी एक्सपर्ट हो। बाबा भी कहते थे, अगर वो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी आपने संवारनी है अपनी, इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर लो, मैं तो उसी में राज़ी हूँ। अच्छा। हम तो फिर आगे तुम्हारी ज़िंदगी तो हो गई, अभी आपकी ज़िंदगी आगे। अच्छा। तो इसी की वजह से मुझे तो आईटी एक्सपर्ट बनने का शौक़ था। तो आर्मी में कभी कहते हैं कि कभी बहनें जो सी हैं, सिस्टर, वो कहती है कि डॉक्टर बनो। अच्छा। इस तरह के मुख्तलिफ से हैं, कहते हैं कि कोई ये बनो, कोई ये बनो। अच्छा, एक बच्चा पढ़ने वाला है, सारे चाह रहे हैं कि वही सारा कुछ कर ले। जी। तो उनसे कहो ना, जो आपको कहता है कि डॉक्टर बन जाओ, जो बहन कहती है डॉक्टर बन जाओ, तो उसको खुद ट्राई कर लो, आ जाओ, खुद भी पढ़ो, ट्राई करो। ठीक है, मुश्किल है पढ़ना, ज़रा मुश्किल होता है वो। चाहे मानूर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको तमाम सहूलियत दस्तयाब होती है, लेकिन फिर भी उनके लिए पढ़ाई करना, रिजल्ट लाना मुश्किल होता है। तो रिजल्ट कैसा आता है दोनों का? रिजल्ट मेरा तो फर्स्ट से जब मुझे 6 ईयर्स हो गए यहाँ पर। अच्छा। मैं बोर्ड में जो मेरी 2nd पोजीशन आई थी माशाल्लाह। बाकी फर्स्ट आ रही है आजकल। अच्छा। सही। और इकरा, आपके क्या रिजल्ट आता है, कैसा आता है रिजल्ट? सही आता है, कभी पास कभी फर्स्ट।
कभी second। पास कभी फर्स्ट। ओ वाह, ये तो अच्छा, बहुत एक चीज अच्छा तो है। मेरे साथ कॉमन है ना, कभी पास पास वाली, कभी फर्स्ट कभी फर्स्ट वाली। अच्छा इकरा, तो ये मैं भी बताइए। कभी कभी पास होता था। अच्छा इकरा, ये बताएं कि सब्जेक्ट अगर जब कोई पढ़ रही होती है और समझ नहीं आता तो स्कूल में अगर मैडम से पूछो तो वो दोबारा बता देती हैं कोई जी चीज़? बिल्कुल। और कैसा इन्वायरमेंट है, माहौल कैसा है, कितने बच्चे हैं क्लास में, क्या करते हो जब ब्रेक होती है? क्लास में 38 बच्चे हैं और पढ़ते हैं वैसे तो, जब ब्रेक होती है तो खेलते हैं। ग्राउंड है स्कूल में? जी है, स्कूल के बाहर है। स्कूल के बाहर ग्राउंड, और वहाँ पे खेलते हो? जी कैंटीन वगैरह सारी सहूलियात मौजूद है स्कूल जी में? मौजूद है। तो आप मतलब हर तरह से, आपको हर तरह की सहूलियात स्कूल के अंदर मौजूद हैं, चाहे आपने खेलना हो, चाहे आपको कैंटीन जाना हो, हर चीज़ मौजूद है। जी कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हो कि स्कूल में अब ये भी होनी चाहिए? नहीं नहीं, सब मौजूद है। झूले हैं? जी झूले भी हैं? अच्छा, यानी कि स्कूल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताओ कि ये जो आपने कहा कि डॉक्टर बनना है, मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, मुनीब के तो मिराज के तो फादर ये चाहते थे कि वो आईटी एक्सपर्ट बने, आपको भी किसी ने कहा कि तुम डॉक्टर बनो, या आपका खुद लोगों को देख के, किसी डॉक्टर को देख के दिल किया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? दिल क्यों खुद ही। किया? मैम, लोगों की खिदमत करनी थी। किसी डॉक्टर को देखा हॉस्पिटल में तो अच्छे लग गई डॉक्टर? इकरा से एक बात पूछनी है, इकरा घर में भी ऐसी बात करती हो? नहीं। इतनी सी बात, छोटी सी, थोड़ी सी आहिस्ता सी आवाज में। इकरा, आप क्लास में शोर डालती हो? नहीं नहीं डालती हो? नहीं। यानी कि इकरा बहुत डिसिप्लिन्ड है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्लास में मॉनिटर भी होते हैं ना जो बच्चों को चुप कराते हैं, जी। तो आप क्लास की वो मॉनिटर हो जो बच्चों को चुप करा रही जी हो? मैं हूँ। मॉनिटर हो आप क्लास में? तभी तो इकरा इतनी डिसिप्लिन्ड मिसाली है। मॉनिटर है जो खुद बताती है कि जी देखो मैं चुप हूँ तो सारे चुप हो जाओ। तो आप कभी मौका मिला आपको क्लास को चुप कराने का? जी मॉनिटर ही मैं। आप भी मॉनिटर हैं? जी दोनों मॉनिटर्स हैं? वो अपनी क्लास के मॉनिटर हैं, हम अपनी क्लास के मॉनिटर हैं। तो बात मानते हैं लड़के या फिर वो कहते हैं कि क्लास से बाहर आओ फिर बताते हैं? क्लास में तो मॉनिटर हो ना, बाहर निकलो फिर बताते हैं, ऐसा होता है? नहीं नहीं, वो हम इस तरह के नहीं करते ना, कि वो जिस तरह दोस्त है इसी तरह के रहते हैं। अब कभी किसी के साथ वो नहीं की कि भाई आप ज़्यादा बिला वजह किसी को नहीं कहा इस तरह। और शिकायत भी नहीं लगाई होगी टीचर को? नहीं, शिकायत तो हम अपना खुद ही कर लेते हैं। तो इस तरह अगर इस तरह करने लगे तो दुश्मनी तो बहुत हो जाती है। अच्छा कहते हैं हम अपना खुद ही कर लेते हैं, ये सब बड़ी अच्छी आपको देख लीडरशिप रहे हैं, स्किल्स है। मुनीब, मेराज मुनीब, सब आपको देख रहे हैं, इकरा सब आपको देख रहे हैं। कोई एक बात जो आप कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने बड़े होके अपने बाबा का, मैं अपने टीचर्स का, सबका जिसने पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल बनाया है, इनका बहुत शुक्रिया। अगर इनका ना अगर बना सकते तो हम इधर तक आज शायद ना पहुंच सकते। इकरा, आप कोई पैगाम देना चाहोगी स्क्रीन पे अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को, अपनी दोस्तों को, कोई चीज़? मज़ा आ रहा है? जी बस ये बता दो कि मज़ा आ रहा है या नहीं? मज़ा आ रहा है इधर। मज़ा आ रहा है, चलो थैंक यू सो हमारी मच। दुआएं हमें भी आपके बहुत साथ मज़ा हैं, आया अल्लाह ताला आपके आपको साथ। बहुत कामयाब करे। इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ आप पढ़ाई करें, पूरी दिलजमी के साथ पूरी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बना सके। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इससे जितना हम फ़ायदा हासिल करें फिर उतना ही फ़ायदा आगे भी पहुंचाना है। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे जो कि तालीम से दूर हैं, उन्हें तालीम की तरफ लेके आना है। ठीक है, मैं मुनीब और मिराज और इकरा, अच्छा मिराज और इकरा, एक प्रॉमिस करके आपने स्क्रीन पे जाना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, जो बनना है लाइफ में बने, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है? डन, प्रॉमिस? वेरी नाइस, चलिए, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपके वक्त का, हमें बहुत मज़ा आया इकरा और मिराज के साथ, और अपने बचपन का रिवाइवल तो हुआ, लेकिन हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि लाइफ आप में इतनी कुछ भी खामोश हो। होती थी? नेवर। हम इतनी खामोश। अच्छा वैसे बचपन में कुछ बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत लायक बच्चे होते हैं जो बहुत खामोशी से पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमेशा दूसरों को ये कह रहे होते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल जनाब, और मैंने हमेशा कोशिश की कि शायद मैं आधे घंटे के लिए ऐसी बच्ची बन जाऊं, लेकिन मैं बचपन से लेके जो है बचपन तक नहीं बन सकी। सो वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी एक बार फिर हम वापस आ गए हैं सुबह पाकिस्तान में, और न्यूज़ ब्रेक के बाद
और प्रोग्राम का सिलसिला हम वहीं से शुरू करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में, और आज का दिन यकीनी तौर पर एक खुशगवार दिन है हमारे लिए भी और बहुत सारे बच्चों के लिए। बिल्कुल जनाब, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी इंक्लूड करें जो कि हमारे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें नई सिखाए हमें और आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें सिखाए। जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो रिजवान, हम अक्सर औकात अपने प्रोग्राम में फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से, लीडरशिप स्किल्स के हवाले से और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आगे बढ़ सकेंगे। और को करिकुलर एक्टिविटी के हवाले से बात करें तो बॉय स्काउट्स, इससे ज़्यादा बेहतर को करिकुलर एक्टिविटी क्या होगी। पाकिस्तान में भी बहुत से हम देखते हैं कि ऐसे स्कूल्स में ग्रुप्स होते हैं जो कि बॉय स्काउट्स के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। बॉय स्काउट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्प आउट करते हैं वो लोगों की, वॉलंटियरली लोगों की मदद की जाती है। रज़ाकारों की बात की थी, और रज़ाकार होना या रज़ाकार बनना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ खिदमत का जज्बा, किसी की मदद करने का जज्बा आप में मौजूद है तो आप रज़ाकार हैं और आप बॉय स्काउट बन सकते हैं। और पाकिस्तान 174 ममालिक के साथ 57 मिलियन से ज़्यादा उन नौजवानों में पाकिस्तान का शुमार भी होता है, पाकिस्तान के नौजवानों का शुमार होता है जो स्काउट्स हैं, प्राउड स्काउट्स हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को इंडिविजुअली बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। और जो एक सबसे अहम काम है, जब हम 174 ममालिक का जिक्र करते हैं मानूर, तो पाकिस्तान के नौजवान हमारे सुफरा के तौर पर भी काम करते हैं और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे, किस तरह से नौजवान नस्ल की तरबियत साजी हो रही है, किस तरह से उनको बेहतर इंसान बनने के लिए स्काउटिंग मदद कर रही है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कमिश्नर स्काउट जनाब सरफराज कमरडाहा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सुबह पाकिस्तान। सरफराज साहब, सबसे पहले हमने जो बात की स्काउट्स के हवाले से, हमने वॉलंटियरिज्म के हवाले से भी बात कर ली, लोगों की मदद के हवाले से भी बात कर ली। इसके अलावा बॉय स्काउट्स की या स्काउटिंग की, क्योंकि ख़वातीन भी इसमें शामिल होती हैं, बिल्कुल क्या अहमियत है एक कामयाब माशरे में, एक पढ़े लिखे माशरे में? मैं आपको बताऊं, हमारी स्काउट मूवमेंट एक प्रॉमिस पे खड़ी है। जो प्रॉमिस है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है: प्रॉमिस टू गॉड, प्रॉमिस टू कंट्री और प्रॉमिस टू सेल्फ। ड्यूटी टू सेल्फ, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू कंट्री। तो तीसरे नंबर पे पहले दो तो मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं कि भी अल्लाह की इबादत फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हर क्रिश्चियन बेस्ड है तो वो अपनी इबादत करेंगे, मुस्लिम है तो हम मुस्लिम वो करेंगे। और ड्यूटी टू कंट्री जो है ना वो सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस, चाहे डिज़ास्टर हों या जो भी हों, हमारे स्काउट हर बी प्रिपेयर्ड के तहत हर वक्त तैयार होते हैं। और जो सबसे अहम पहलू है वो हमारा ड्यूटी टू सेल्फ है, जो आप समझ रहे होंगे या एक जनरल एक कंसेप्शन है कि भी जो स्काउटिंग है ना वो एक ट्रेडिशनल के भी एक कैंपिंग होती है, बच्चे जाके चाहे वो इसको समझ रहे हैं कि भी एक इंटरटेनमेंट एक्टिविटी है। लेकिन अब स्काउटिंग जो 100 साल से ज़्यादा अरसा इसको गुजर गया है, तो ये बड़ी साइंटिफिक हमने इसको इवाल्व किया है, चीज़ों को इसमें नई चीज़ें लेके आए। मैं ये जो बच्चा आता है सेल्फ असेसमेंट, वो उसकी मेंटल हेल्थ पे हम काम करते हैं स्काउटिंग, उसकी फ़िज़िकल के भी उसको फिज़िकल चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। और वो फिज़िकल वो इस तरह की नहीं होती जैसे हम मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों को हम स्नो हाइक पे ले जाती हैं या डेजर्ट में लेके जाती है, तो वहाँ डेजर्ट में 100 किलोमीटर हमने एक लीडर साथ होती हैं, बच्चे 100 किलोमीटर पैदल वॉक करते हैं। वो 7 या 8 नाइट उन्होंने डेजर्ट में ही रहना होता है। और वो बच्चे वहाँ 8 दिन जो गुजार के आते हैं, वो मुश्किल हालात काफ़ी चीज़ें सीख के आते हैं कि कल कलां कोई ऐसा डिज़ास्टर हो या कहीं का कोई इमरजेंसी हो तो वो स्काउट जो है ना वो उन चीज़ों जो सीखे हुए हैं वो उनको कम्युनिटी में सर्व भी कर सके। इसी तरह स्नो हाइक है। कमिश्नर स्काउट पाकिस्तान साहब, हम जानना ही चाहते हैं कि ये एक तरफ होगी मेंटल हेल्थ, दूसरी तरफ फिजिकल हेल्थ, बिल्कुल करैक्टर साजी, करैक्टर बिल्डिंग, इसमें स्काउटिंग कैसे मदद करती है? हाँ, करैक्टर बिल्डिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़, ये मैं जो कह रहा हूँ ना सेल्फ असेसमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि भाई मैं एक अपने स्काउट्स को एक मिसाल देता हूं कि भाई बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं, वो उनसे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन वो हम पाकिस्तानी जैसे माशरे में ये है कि भाई बाप उनको लीड कर रहा होता है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है या आपने सिविल सर्विस में जाना है, तो बच्चे की अपनी जो असेसमेंट है वो घर में नहीं हो सकती। इवन स्कूल में जो हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर है वो नहीं हो सकता। मैं
इससे आपकी यूरोपियन यूनियन की मिसाल दूं, हमारी स्काउटिंग का एक वो है लर्निंग बाय डूइंग। हम एक तरबियत साजी करते हैं जिसमें करेक्टर बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, एक पेट्रोल सिस्टम है हमारा कि भी जो स्काउट्स का ग्रुप बनता है वो 8 स्काउट के ऊपर और चार पेट्रोल होते हैं। और लीडरशिप जो है ना, उनको हर एक का एक लीडर होता है, पेट्रोल लीडर। और वो लीडर जो है ना एक दफ़ा का नहीं होता, वो हम रोटेट कराते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें बिल्ड करते हैं। वो करेक्टर साजी और सेल्फ असेसमेंट हम सिखाते हैं और प्रैक्टिकली सिखाते हैं। कोई हमारा कोई क्यूरिकुला उस तरह का डिफाइन नहीं है, लेकिन हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग और फन में, या जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे डेजर्ट में जाते हैं या स्नो हाइक में 8 दिन वो दिसंबर टाइम बेस्ड एक्टिविटीज भी मिलती हैं, टारगेट्स मिलते हैं। हाँ। अच्छा डहा साहब, एक्टिविटीज़ बेसिकली होती क्या है? जो लोग स्काउटिंग में आना चाहते हैं, हम जब वॉलंटियर वर्क के हवाले से बात करते हैं तो माइंड में आता है कि सिर्फ जो है मदद करनी है। बेसिकली एक्टिविटीज़ होती क्या है जब कैंपिंग पे लेके जा रहे हैं या स्कूल टाइम में से जो हम लिमिटेड टाइम निकालते हैं, तो किस चीज़ में उनको ट्रेन किया जाता है इनिशियली? एक ट्रेडिशनल, जैसे मैंने कहा कि भी कैंप किस तरह अरेंज करना है, कैंप की मैनेजमेंट किस तरह करनी है, जो बच्चे एक गैदरिंग होती है उसमें वो करते हैं। हम खाना खुद बनाते हैं। और फिर जो एक नई इवाल्वमेंट आई है कि जैसे हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम था, लास्ट ईयर हमने उसके पार्टनर भी थे, और जो स्प्रिंग प्लांटेशन कैंपेन थी तो हमने पाकिस्तान स्काउट ने पूरे मुल्क में हमने उनके साथ हर जगह मिलके पौधे भी लगाए। और इस तंजीम के बानी लॉर्ड बैडन पावेल हैं, उन्होंने उनकी एक सेइंग है और उसके हम फॉलोअर हैं कि भी हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए जो माहौल अभी है उससे बेहतर करके जाए। तो हम बहैसियत स्काउट उनके फॉलोअर हैं। तो आने वाले कल के लिए, आने वाले यूथ के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए हम स्काउट ऐसा काम करके जाए एनवायरनमेंट के हवाले से या नेचर के हवाले से। हम स्काउट लवर भी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भी हम बल्कि लॉर्ड बैडन पावेल की सेइंग है कि भी एक स्काउट के लिए जो छत है वो आसमान है और नीचे जंगल है और आपने सर्वाइव करना है। हम ये बच्चों को ये स्किल सिखाते हैं कि भी ऐसा अगर मसला हो, आप जंगल में अकेले हों, आपने खाना किस तरह बनाना है। बग़ैर बर्तन के हम खाना एक स्काउट बना सकता है, बग़ैर बर्तन के खाना बना सकता है, और उसने शेल्टर किस तरह अपना बनाना है और किस तरह उसने सर्वाइविंग स्किल्स पूरी की पूरी तरह। तो माधुर, मुझे याद है बचपन में पीटीवी पर एक इस तरह की सीरीज़ भी मुतारिफ करवाई गई थी जिसमें स्काउट्स बच्चों को इंस्पायर करते थे। वो हर वक्त तैयार होते थे, खुदा ना खास्ता उस एक्ट में अगर कोई बच्चा अगवा हो रहा है तो एक स्काउट ने देख लिया तो वो उसकी मदद के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंच रहा है और फिर वो बाकायदा प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। इसमें प्रोसीजर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए भी स्काउट्स मदद को तैयार है। कहीं आग लग गई है, कहीं पर किसी को मदद चाहिए और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है, बिल्डिंग में फंस गया है, तो उसको भी स्काउट्स के ऊपर इस तरह की सीरीज़ हुआ करती थी। अब हम देखते हैं हमारे मुआशरे में पहल करना, लड़ाई में तो पहल हो जाती है, लेकिन मदद करने में पहल हम 1122 मुख्तस कर दिया गया। 1122 ही आएगा, हेल्प करेगा अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की प्रॉब्लम है, या फायर ब्रिगेड आएगा। स्काउट्स पहले तरबियत याफ्ता स्काउट्स मौजूद हैं ऑलरेडी, किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं इन इदारों के साथ ताकि जो ऑपरेशंस हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, उनको बेहतर अंदाज से हल किया जा सके? हम बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने पूछा। जो 1122 है पंजाब के साथ उनके तमाम जो फायर फाइटिंग या उनके स्टाफ है उनको हमने स्काउट्स की ट्रेनिंग भी दी है। उनके साथ हमने MOU किया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा स्काउट बैच सिस्टम है कि फर्स्ट एड का एक बैच है, हम उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और वो बच्चे अपना ये जैसे बैच मैंने लगाया वो बैच उनको वो बैच अर्न करता है बेसिकली। इसी तरह सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, इसी तरह मुख्तलिफ स्किल्स जो सिखाते हैं, जैसे आजकल सोलर है, अल्टरनेट एनर्जी है, सोलर बैच हमने इंट्रोड्यूस कराया है। इस तरह के बैच ट्रेनिंग दे के वो बच्चा बैच अर्न करता है, जिसके ऊपर फिर रिकग्निशन की बात आ जाती है, अल्लामा इकबाल स्काउट, कायद-ए-आज़म स्काउट बनता है। तो अभी हम पूरे पंजाब में 1122 के साथ मिल के यूनियन काउंसिल लेवल पे रेस्क्यू स्काउट्स के नाम से एक नई वो मुतारफ़ करवा रहे हैं ताकि यूनियन काउंसिल लेवल पे कोई एक छोटी इमरजेंसी हो जाती है गांव लेवल पे तो वो बच्चे वहाँ की कम्युनिटी वाले वो फर्स्ट एड की बेसिक ट्रेनिंग स्काउट्स के ज़रिए हासिल कर सकें। अगर छोटा मोटा मसला है, कोई छोटी इमरजेंसी है या फौरी इमरजेंसी के भी देनी है, वो वहाँ पे करके आगे उसे टर्शरी या सेकेंडरी हॉस्पिटल को रेफ़र किया जा सकता है। सही। डहा साहब ये बताइएगा कि जब हम स्काउट्स के हवाले से बात करें, आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती हैं। विद इन द स्काउट्स
किसी को लगता है कि मेरे में लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा हैं, तो क्या मैकेनिज्म होता है इसका? क्या वोटिंग होती है कि कोई, जैसे आप चीफ कमिश्नर हैं, तो इस तरह विद इन द स्काउट्स क्या मैकेनिज्म है? जब कोई सीनियर हो जाता है तो उसको तब बनाया जाता है, या उसके लिए जैसे आपने ट्रेनिंग और बैजेस के हवाले से बात की, वो चाहिए होते हैं आगे कोर्सेज बढ़ने कंप्लीट के करने लिए? होते हैं। मैं यूरोपियन यूनियन की एक मिसाल लेता हूँ। मैं यूरोपियन यूनियन की इसलिए कहता हूँ कि भी वहाँ कम्युनिटी स्काउटिंग ज़्यादा है। वहाँ बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद वो बच्चों को स्काउट बनाने के लिए शामिल होते हैं। वहाँ एक अभी सर्वे हुआ, वहाँ 76 पार्लियामेंटेरियन जो है ना, उनने कहा कि भी हम स्काउट रहे हैं, कि भी स्काउटिंग से हमने लीडरशिप स्किल ली, और उनके पार्लियामेंटेरियन 76%, बहुत बड़ी तादाद है, वो स्काउट रहे हैं और स्काउटिंग से सीख के वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हमारे है। प्रेसिडेंट साहब भी तो स्काउट रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब माशाल्लाह स्काउट हैं, और इस वक्त गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, ये हमारे स्काउट, बचपन में स्काउट रहे हैं वो। और प्रेसिडेंट साहब ने तो अपना इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई तो उनने वहाँ बाकायदा एक हमारे इशारों से एक ज़बान सिखाई जाती है कि भी किस तरह आपने कोई मैसेज देना है दूर, तो वो उन्होंने एक मैसेज लिखा और ख़ुद बताया कि भी ये इशारे कर रहा है, ये टी लिख रहा है, ये एस लिख रहा है। वो अभी तक 1962 के स्काउट, वो अभी तक उनको इशारे जो है ना, स्काउट इशारे वो याद थे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक सेल्फ असेसमेंट जो मैं कह रहा हूँ, जो हम कैंपिंग में बच्चे आते हैं तो उनकी हम सेल्फ असेसमेंट, मेंटल अप्रोच, उनकी मेंटल डेवलपमेंट करते हैं कि भी आपको क्या नेचर से प्यार है या नहीं है, आप स्पोर्ट से प्यार है या नहीं है। उनको हम एक डायरेक्शन भी फिर देते हैं, इसको मुहैया करते हैं कि भी अगर वो उसे ये स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के भी इंडोर टेबल टेनिस में या आर्चरी में उसको वो है, तो हम उसे वहाँ प्रोवाइड करते हैं कि भी आर्चरी आके सीखो, स्पोर्ट्स में आगे जाओ। लेकिन वो जो घर में वो है कि भी बच्चे को वालिदैन ने डायरेक्शन दी हुई है तो हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम तरबियत पर तवज्जो देते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ वो उसको डेवलप करते हैं कि भी आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आके आगे आओ। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ कैंपिंग होती है, एक बड़ी आपको मैं बताऊं, दिन सारा हम एक्टिव रहते हैं, रात को एक कैंप फायर होता है। कैंप फायर में फिर बच्चे आके अपने आइटम पेश करते हैं, वो ड्रामा पेश करते हैं, वो गाने पेश करते हैं, वो डांस पेश करते हैं। जो उनमें क्वालिटीज़ हैं उनको फ्री मौका दिया जाता है, आओ अपना स्टेज पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। डाहा साहब, लास्ट शॉर्टली आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स में, जैसे आपने कहा, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कितने घंटे मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे अगर वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए या लीडरशिप स्किल्स के लिए स्काउट बन जाएं? और स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है आपकी कि वो भी तमाम बच्चों को एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग दी जा सके? ये पंजाब गवर्नमेंट और केपी के गवर्नमेंट ने तो एक तय किया हुआ है, गो कि वो शायद इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं हो सका कि भी हफ्ते में एक पीरियड जो है ना स्काउटिंग का रखा गया है। बदकिस्मती से आपने देखा होगा ये जो अब हमारा प्राइवेट स्कूल कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भी कुछ ऐसे स्कूल भी हैं कि भी 10 मरले 15 मरले में स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ वो क्लासें बहुत मुश्किल हो रही हैं और फिजिकल के लिए उनके पास ग्राउंड ही नहीं है। बिल्कुल, तो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन में है, 35 एकड़ में हमारी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, कैंपिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बच्चों को कहूँगा ये बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है, अपने बच्चों को स्काउटिंग में शामिल कराएं। स्कूल में अभी हमने सिटी स्कूल के साथ MOU साइन किया है कि अभी तमाम पूरे पाकिस्तान के सिटी स्कूल के टीचरों को हमने ट्रेन किया है और वो अपने स्कूल में अपना स्काउटिंग शुरू करा रहे हैं। सही, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच सरफराज कमर डाहा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम बात कर रहे थे बॉय स्काउट के हवाले से, फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे इससे जो लीडरशिप स्किल्स हमारी पॉलिश होती हैं उसके हवाले से। और एक्टिविटीज़ तो एक जैसी होती हैं, जैसे हम बॉय स्काउट की बात करें या फिर गर्ल्स गाइड की बात करें, तो सिर्फ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के लिए बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड कहा गया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आज सुबह पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर।
मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और सुबह पाकिस्तान में हम अक्सर एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करते हैं जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। COP28 में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की जा रही है, लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से बात की जा रही है। जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग ममालिक हैं जो कि कंट्रीब्यूटर कम है लेकिन अफेक्टिव ज़्यादा है, उनके हवाले से बात की जा रही है। लेकिन रिजवान, हम देखते हैं कि जब भी हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत हसास होता है, वो हर चीज़ को महसूस करता है। इसी तरह उसने मौसमियाती तब्दीली को भी महसूस किया। और पाकिस्तान में अगर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की जाए तो 8वां मुल्क है जो कि इससे मुतासरा है। और अब आर्टिस्ट भी इस मसले पर आगाही जो है फराहम करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दुबई में COP28 में पाकिस्तानी पवेलियन में पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तख्लीक करदा फनपारों की नुमाइश दुनिया भर की तवज्जो समेट रही है। और 21 पाकिस्तानी फनकारों के फनपारों की नुमाइश की गई, जिसमें मौसमी तब्दीली के हवाले से बाकायदा एक सीरीज़ है, एक कहानी है जो कि पेश की गई। और मानूर, जहाँ आपने कहा ना कि आर्टिस्ट बहुत हसास होता है और वो महसूस करता है, तो ये एक जो फ़न है इसमें जो आर्टिस्ट के पास होता है शायद किसी और के पास नहीं होता, कि वो बहुत ही मुख्तसर से अपने आर्ट में पूरी कहानी बयान कर देता है। और यही पाकिस्तानी पवेलियन में भी हुआ है। हमारे 21 फनकारों ने एक सीरीज़ में एक सफ़र बयान किया है, कहानी बयान की, अपने जज्बात का इजहार किया है, बग़ैर अल्फाज के अपने जज्बात पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब जमाली साहब जो कि डायरेक्टर हैं, डायरेक्टरल PNCA हैं, और साथ मौजूद हैं नूर फातिमा, आर्ट क्यूरेटर है। सबसे पहले आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया इस ग्लोबल इशू पे बात करने के लिए। जमाली साहब, PNCA बहुत काम कर रहा है आर्ट के फ़रोग के लिए, लेकिन अब जो पाकिस्तान के और दुनिया भर के मसाइल हैं उनको भी उजागर किया जा रहा है आर्ट के ज़रिए। क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी है ये? देखिए, पाकिस्तान जैसे आपने पहले कहा कि इसका बहुत कम हिस्सा है माहौल की आलूदगी में, क्लाइमेट चेंज में, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पाकिस्तान हुआ है। पिछले दिनों जो क्लाइमेट हिट हुए, और मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ हूँ, सिंध और बलूचिस्तान, बहुत क्लाइमेट हिट हुआ है। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, स्कूल्स तबाह हो गए, एग्रीकल्चर तबाह हो गई। तो डेफिनेटली दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और ये एग्जीबिशन ये उसी हवाले से ही है ताकि हमें कुछ ग्लोबली जो हिट हुए हैं वो हमें कुछ उनको फंडिंग करनी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। नूर फातिमा, आपकी पेंटिंग्स थी, इसमें आपका आर्ट था जो 21 हमारे फनकारों का था। कैसे ख्याल आया कि इस जो इशू है, मानूर तो कह रही थी कि आर्टिस्ट हसास होता है, लेकिन ग्लोबल इशू इतना बड़ा है ये कि इसमें हर इंडिविजुअल को शायद ये लगता है कि नहीं, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये बाकी सबका कसूर है माहौल तब्दीली में। इस तरफ कैसे ख्याल आया और उसको एक्सप्रेस करना कितना मुश्किल था? जी, सो बेसिकली हमने फॉर्मुलेट किया कि हम किस तरह से और अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने मीडियम के थ्रू।
सो हमने यही प्लान किया कि हम 21 आर्टिस्ट हमने शॉर्ट लिस्ट किए, उनकी हमने एक एग्जीबिशन प्लान की जो कि फिर हमने पाकिस्तान पवेलियन पे डिस्प्ले की, जो कि बड़ा ही हमें अच्छा रिस्पांस मिला बिकॉज कॉप में एक पहली आर्ट एग्जीबिशन थी। सो जितनी भी इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रही थी वो सब भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, इवन जो आपके निगोशिएटर्स आ रहे थे वो सब भी काम के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। और आर्ट एक इमोशनली आपको आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस देता है, तो आई थिंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए एग्जीबिशन करना वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहा है। सही। जमाली साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि रिस्पांस तो अच्छा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन पीएनसीए इन मसाइल के लिए ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी या जो मौसमियाती तब्दीली है, इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं हमारे माशरे में, हम देखते हैं अक्सर जब हम पीएनसीए में कोई ड्रामा देखने जाते हैं तो वो चीज़ें टच की जाती हैं आर्ट के ज़रिए जो रूटीन में हम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। पीएनसीए कितना किरदार इसमें अदा कर रहा है कि इन ऐसे टॉपिक्स को, इन सेंसिटिव टॉपिक्स को टच किया जा सके? देख रहे हैं, हमारी पीएनसी की कोशिश तो यही होती है कि बच्चों को, जो आज के सोशल मीडिया में बच्चे अपने काफ़ी आगे चले गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आर्ट के थ्रू, कल्चर के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, थिएटर के थ्रू उन बच्चों को वापस अपने ले आएँ उस फॉर्म में जहां हमें ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त ग्लोबली हम बच्चे हमारी किताबों से इनसे दूर होते जा रहे हैं, और इसका और बेसिक हल यही है कि हम उनको म्यूज़िक के थ्रू, थिएटर के थ्रू और ड्रामे के थ्रू और आर्ट के थ्रू, विजुअल आर्ट के थ्रू हम इनको वापस लें ताकि हमारा ये अपने माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। सही। नूर फातिमा, आर्ट बहुत करीब से महसूस करता है इंसान। डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे अवेयरनेस के हवाले से महानूर ने बात की है, कैसे फिगर आउट किया जा सकता है कि हमने किस आर्ट के ज़रिए फिर टारगेट किया जा सकता है, अपने ऑडियंस को तर्जुमानी की जा सकती है लोगों की, और लोगों को अवेयरनेस दी जा सकती है। मुश्किल काम है ये वाला, या फिर हर इंसान कहीं ना कहीं छोटा मोटा आर्टिस्ट होता है, निखार कैसे आता है आर्टिस्ट में? सो आई थिंक हर किसी के अंदर एक क्रिएटिव स्ट्रीक होती है मेरे हिसाब से, उसको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। सो ये जो हमने अपनी क्लाइमेट क्रॉनिकल्स एग्जीबिशन प्लान की, इसमें हमने रीच आउट किया ऐसे आर्टिस्ट को जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते रह चुके हुए हैं ऑलरेडी। उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग्स हुई, हमने कुछ डिस्कशंस की, हमने आइडियाज़ शेयर किए कि हमें पेंटिंग्स बनानी चाहिए, हमें मिनिएचर्स बनाने चाहिए या हमें प्रिंट्स बनाने चाहिए। सो इसी तरह से हमारी कुछ मीटिंग्स चलती रही, आइडियाज़ को हमने फॉर्मुलेट किया। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक आर्टिस्ट है नज़ीर हुनसाई। सो उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो प्लास्टिक के शॉपर्स होते हैं, उन्होंने उसके साथ एक ब्लू व्हेल जो थी वो कैनवस के ऊपर बनाई, जिसका एक बड़ा ही मज़ेदार सा इम्पैक्ट पड़ रहा था एग्जीबिशन के अंदर। सो लोग आ रहे थे, एक तो मीडियम इस तरह का था जिससे आपकी पोल्यूशन फैल रही है, और उसी मीडियम को चूज़ करके उन्होंने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं, स्पेशली जो लोग आते हैं जिनका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है, सो वो देख के बड़ा इंट्रीग होते हैं कि अच्छा जी हम ये भी कर सकते हैं, डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारी एक चीज़ थी एग्जीबिशन के अंदर। जमाली साहब, एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, और महानूर भी इस बात से एग्री करेंगी, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अब सोशल मीडिया मौजूद है, डिजिटल मीडिया मौजूद है, टेलीविज़न है, इजी एक्सेस है, मोबाइल फ़ोन है, कम्युनिकेशन आसान हो गई है। ऐसे में आर्ट को ज़िंदा रखना और इंसान के अंदर जो आर्टिस्ट है उसको निखारना, जैसे नूर फातिमा है, ये पीएनसीए के लिए और आप जैसे लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? ये डेफिनेटली चैलेंज तो है ना। देखने हमने बच्चों को उस मीडियम से, सोशल नेटवर्क, उससे हमने उनको डाइवर्ट करना है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इसमें काफ़ी इदारे हैं, एनसीए है और काफ़ी आर्ट के जो इदारे हैं जिन्होंने आजकल अपने इदारे यूनिवर्सिटीज़ में अपने आर्ट के क्लासेस शुरू किए हैं। तो ये अच्छा स्टेप है, ताकि इन्हीं के थ्रू जब बच्चे हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तब जब उनको आर्ट नहीं पढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो दूसरी साइड पे जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसको लाजमी सब्जेक्ट करा दिया जाए, हर इदारे, हर यूनिवर्सिटी में इसको आर्ट, थिएटर और म्यूज़िक को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें इस लाइन की तरफ। सही। अयूब जमाली साहब, हमने देखा है कि पीएनसीए मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम कर रहे हैं आर्ट के फ़रोग के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान की सकाफ़त बल्कि पूरी दुनिया की सकाफ़त हमें जब पीएनसीए के इवेंट्स होते नज़र आती है। तो अब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम किया जा रहा है? जिस तरह अब ये एग्जीबिशन थी, इट वाज समथिंग रियली बिग एंड वेरी ह्यूज फॉर अस। तो और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम आपका जा रहा है? देखिए, रिसेंटली हमने पिछले लास्ट वीक हमारे साथ जमाल शाह साहब के वीएन के मुताबिक, हमारे मैडम अपना हुमैरा अहमद के वीएन के मुताबिक हमने नेशनल म्यूज़िक एकेडमी लॉन्च की है पीएनसीए में। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा बच्चों के लिए, जिसमें हम लीडिंग जो लीजेंड आर्टिस्ट हैं उनके थ्रू हम उनकी वर्कशॉप करवाएंगे, उनके थ्रू उनके लेक्चर करवाएंगे, उनको हम
क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ राग़िब कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है कल्चर है वो क्लासिकल है, ड्रामा है, और इसमें पपेट हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। हम बच्चों को स्कूल को लो प्रिविलेज स्कूल से हम वहाँ जाते हैं, उन बच्चों को पपेट के ज़रिए अपने हीरोज़ की हिस्ट्रीज़ और अपनी पाकिस्तान की जो हिस्ट्रीज़ है जाके हम करते हैं, ताकि उन बच्चों को एक पता तो चले कि जी हमारा माजी में क्या होता है, हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी एफ़र्ट्स किए इस मुल्क के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें कि इसमें हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, ये तो आगे बात पता चलेगा। नूर फातिमा, बीइंग आर्ट क्यूरेटर बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? एक तो इसमें सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और आप उनको बता रहे हैं कि आई एम आर्ट क्यूरेटर, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं इसके अलावा क्या कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। तो ये कितना बड़ा प्रोफेशन है और इसको प्रोफेशन नहीं समझा जाता, ये कितना हर्टिंग होता है। फिर अपने आप को इस सोसाइटी में, दोस्तों में और आगे लेके जाना, फ्यूचर प्लान करना कितना मुश्किल हो जाता है इस आर्ट के साथ। सो जी आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट बड़ा मुश्किल है। हमारी सोसाइटी में आर्टिस्ट को अभी भी ज़्यादा आई थिंक इज्जत नहीं दी जाती है जितनी उनकी डिजर्विंग है। इसी तरह से मैंने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया हुआ है कि दिस इज़ नॉट अ रियल डिग्री, आपका करियर क्या है। पर इसी तरह से जिस तरह से मैं एग्जीबिशंस कर रही हूँ, आई एम ग्रोइंग इन माई करियर, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो है उनको फाइनली अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई है कि अच्छा जी दिस इज़ ऑल्सो अ फील्ड। जैसे अभी मैंने क्लाइमेट क्रॉनिकल्स को क्यूरेट किया, तो उसके बाद भी मुझे इवन मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली की तरफ से बड़ा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको लर्न कर रहे हैं कि ये भी फील्ड्स हैं, आर्टिस्ट को जो है उनका भी एक लाइक सेपरेट लेवल है इन द सोसाइटी, और आगे फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो आर्टिस्ट हैं वो आगे एक्सेल कर सकते हैं अपनी जॉब्स के अंदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पाकिस्तान में उसकी रिस्पेक्ट भी की जाए। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। क्लाइमेट क्रॉनिकल्स इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। कंसिस्टेंट होना जो है वो मुझे तो ये लग रहा है नूर फातिमा, यही है अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप मुस्तकिल मिजाजी से कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीजें उतनी मुश्किल रहती नहीं है। नॉर्मली एंड इट्स ऑल अबाउट द पैशन एज वेल। सो आई रियली वांट टू डू समथिंग अबाउट द आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। सो PNCA ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे मैं इमर्जिंग आर्टिस्ट को मैं उनकी एग्जीबिशंस करा सकती हूँ, उनको हम आगे लोगों के साथ उनकी कम्युनिकेशन कराते हैं, उनको आगे थ्रू कराते हैं विद क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस। सही है। सो अगर हम आर्ट के हवाले से बात करें, जमाली साहब, हमने बात ही मौसमियाती तब्दीली और आर्टिस्ट की हसासियत के हवाले से की है। क्लाइमेट क्रॉनिकल्स, ये नुमाइश कब सोचा कि इस पर हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से आर्टिस्ट को भी कुछ करना चाहिए? कितने अरसे की मेहनत के बाद जो है डिस्प्ले की गई अपनी चीज़? देखिए, ये इनिशिएट तो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का था। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी आप हमें PNCA या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो फिर हमने मिलकर एक प्लान किया कि हम कोई ऐसी एग्जीबिशन प्लान करें जो क्लाइमेट चेंज को उजागर करे। तो हमने वो, जैसे नूर ने बताया कि हमने मुख्तलिफ आर्टिस्टों को काम सेलेक्ट किया, फिर उनके हमने कोई शार्ट लिस्टिंग की, उसके बाद हमने सोचा कि जी हम इसमें एग्जिबिट करने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह हम काफ़ी उसमें कामयाब रहे, काफ़ी वर्ल्ड डिग्निटरीज़ ने वो विज़िट किया, इनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया हमारा पवेलियन, और काफ़ी वो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो ये बड़ी कामयाबी है PNCA की तरफ से। बल्कि आई वाज देयर एट द कॉप, तो जो लोग हमें विजिट कर रहे थे हमारा पवेलियन, सो मेजॉरिटी की राय ये थी कि पाकिस्तान का जो पवेलियन है इट इज़ द बेस्ट वन इन दुबई एक्सपो सिटी। तो वो हमारे लिए बड़ी एक प्राइड की बात थी बीइंग देयर एज अ पाकिस्तानी। सो काफ़ी अच्छा हमारा रहा। बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगा उस पवेलियन में आखिर ऐसा क्या डिफरेंट था एज कंपेयर टू द अदर पवेलियन? सो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। सो बाकी जो पवेलियंस थे दे वर वेरी कॉर्पोरेट। सो उन्होंने टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ था, काफ़ी कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो रही थी, हमारे पवेलियन के अंदर भी काफ़ी पैनल डिस्कशंस और सब कुछ चल रहा है। पर जो हमारी वॉल्स थी दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द आर्ट वर्क्स। सो हमने बड़े ही उसको टेक्निकली हमने पूरा फॉर्मुलेट किया हुआ था कि हमें एक एग्जीबिशन क्यूरेट करनी चाहिए। वी वांटेड टू टेक स्कल्पचर्स एज वेल बिकॉज कुछ मसले थे जिनकी वजह से हमको नहीं लेके जा सके। पर द मिनिएचर इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ साउथ एशिया। सो उसको हम एक लाइक इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्ले कर रहे थे। वो लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था आके उसको विटनेस करना इन रियल लाइफ। तो बड़ा ही हमारा इंटरेस्टिंग। ये तो जो डाइवर्सिटी पाकिस्तान में मौजूद है, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक की बात करें या गवादर से लेकर हम कश्मीर तक की बात करें, तो डाइवर्सिटी तो मौजूद है, और वही डाइवर्सिटी हमारे पवेलियन में भी नजर आई। तो जमाली साहब, हमारे लिए अब मसाइल कम होंगे, बढ़ेंगे आर्ट को लेकर, क्योंकि वक्त के साथ जैसे नूर फातिमा ने कहा कि आर्टिस्ट के लिए चैलेंज है, और आर्टिस्ट को आप जब तक दुनिया मान नहीं लेती तब तक आर्टिस्ट अपने आप को मनवाता ही रहता है, और तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है।
ये कितना बड़ा चैलेंज है कि हम आर्टिस्ट को और ख़ास तौर पर मेड इन पाकिस्तान आर्टिस्ट को मान सकें और हमारे ही लोग उसको तस्लीम करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? लेकिन फ्यूचर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े नाम उन्होंने कमाए हैं और बहुत बड़ा उनका काम भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ जो आर्ट के जो इदारे इंस्टीट्यूट हैं वो बिल्कुल ही तबाही के धामे हैं। जैसे फिल्म है हमारे पास, आप बिलीव करें कि हमारे पास कम से कम जो हमारी आबादी है उसके मुताबिक 8-10 हज़ार सिनेमा होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 150 सिनेमा बचे हैं, वो भी ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई आम बंदा जाके नहीं जा सकता, अफोर्डिंग नहीं है उनके लिए, टिकट इतने महंगे हैं। तो गवर्नमेंट भी कर रही है, हम पीएनसी की तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज की तरफ से हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। पीएनसी में भी सिनेमा और लोक वर्षा में हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को वो इनक्रेज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को इनको इनक्रेज करें कि जी आप फिल्म बनाएंगे, सिनेमा बनाएंगे तो फिल्में बनेंगी ना। जब सिनेमा ही नहीं होंगे तो फिल्में कैसे बनेगी, और फिल्में नहीं बनेगी तो आर्टिस्ट कहाँ काम करेंगे। तो डेफिनेटली उनके लिए एक सोर्स है इनकम का। जो आर्टिस्ट फिल्म में काम करेगा तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे और फिल्में बनेगी तो लोग देखेंगे ना। अगर आप इस्लामाबाद देख लें, मुझे नहीं लगता कि एक दो कोई हाई प्रोफाइल जगहों पे सिनेमा है, लेकिन वहाँ आम लोग जा ही नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सिनेमा होने चाहिए, हर शहर में होने चाहिए। ये एक बेहतरीन मीडियम है जहाँ पे हम लोग सैकड़ों तादाद में जाके बैठते थे। मुझे अपने बचपन याद है, हम जाके सिनेमा की टिकट में लाइन में लग के टिकट लेते थे, बैठते थे, पाकिस्तानी तराना बजता था, उठ के खड़े होते थे। ये एक अजीब सी एक फीलिंग होती थी जो कि अब खत्म होती जा रही है। तो इसको रिवाइव करने यानी कि एक प्रॉपर सेटअप बनाने की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए, सिनेमाज होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अयूब जमाली साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं पीएनसी के, नूर फातिमा आर्ट क्यूरेटर, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला। थैंक यू जी। तो हम आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं और आर्ट को ही कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए, मतलब हम कुछ म्यूजिक और म्यूजिक भी वो जो दिलों पर राज कर रहा है। बिल्कुल जनाब। सो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पर राज कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब। मलिका तरन्नुम नूरजहां ने 1965 की जंग में अपनी आवाज़ के ज़रिए जो किरदार अदा किया वो माजी के औराक में सुनहरी हरूफ में दर्ज है। और मलिका तरन्नुम के हवाले से बात की जाए तो क्या खूबसूरत शख्सियत, बहुत अच्छी गुलकारा, बहुत अच्छी अदाकारा। और पीटीवी पर ही चलने वाले प्रोग्राम तरन्नुम ने, जो कि मलिका तरन्नुम नूरजहां को फीचर कर रहा था, मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आवाज़ सन 2000 में खामोश तो हो गई लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। अपने फ़न के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए मलिका तरन्नुम नूरजहां हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा है। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते रहते हैं क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है रिजवान, वो हमेशा अपने फ़न के ज़रिए ज़िंदा रहता है। और अगर मलिका तरन्नुम नूरजहां के हवाले से बात करें, मैडम नूरजहां, तो मलिका तरन्नुम क्वीन ऑफ मेलोडी का उनको टाइटल दिया गया। क्या मेलोडियस आवाज़, क्या ज़बरदस्त शख्सियत, क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटी। ना सिर्फ एक अच्छी गुलकारा, ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा, बल्कि एक अच्छी इंसान भी जो अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का ख्याल रखती थी। जो लोग उनके साथ काम करते थे उनके रिव्यूज़ देखे जाए, जिन लोगों की उन्होंने मदद की उनके रिव्यूज़ देखे जाए, तो हमें अंदाज़ा होता है कि क्या खूबसूरत खातून,
दिल की खूबसूरत खातून हमने खोई हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और बावकार अंदाज, जिस अंदाज से अभी कुछ देर पहले आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे थे, उनकी तस्वीर हैं या फिर जो उनकी गायकी है, उसमें भी जिन गीतों पर उन्होंने खड़े होकर परफॉर्म किया वो भी इतने सोबर अंदाज से, इतने खूबसूरत अंदाज से कि सुनने वाले और देखने वाले दोनों ही मैडम की इस जो उनका कमाल है, उनका फ़न है, उसके गर्विदा हो जाते हैं। तो मौसीकी का जब भी जिक्र आता है, नए मौसीकार आए या फिर गुलकार आए, वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई ज़रूर करते हैं कि वो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ, खान साहब मेहदी हसन खान की बात करें, हम नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें, पाकिस्तानी बैंड्स की बात करें, हमारे लेजेंडरी सिंगर्स की बात करें, तो उनको ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करते हैं, उनका कुछ गाया हुआ खुद गाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आज स्टूडियोज़ में हमारे पास पाकिस्तान की एक उभरती हुई आवाज़, पाकिस्तान की उभरती हुई फ़नकारा, गुलकारा हुमैरा यूनुस साहिबा मौजूद है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपने वक्त निकाला। गायकी का आगाज़ और मैडम नूर जहाँ को सुनने का आगाज़ कब किया आपने? एक्चुअली म्यूज़िक इज़ माई पैशन, और मैं छोटे होते से लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, उस वक्त से मैं गा रही हूँ। लाइक स्कूल में कोई भी ऐसा फंक्शन होता था तो मुझे स्पेशली टीचर्स कहती थी कि यू सिंग वेल, तो आपको आगे आना चाहिए। और फिर इस तरह से कॉलेज में भी, और फिर आप जब अच्छे सिंगर्स को सुनते हैं लाइक मैडम नूर जहाँ, शी इज़ अ लेजेंड, तो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। और उन्हीं को सुन सुन के जितना मैं भी गा रही हूँ तो वो उन्हीं की वजह से है। तो आपने कभी मैडम का गीत कोई ट्राई किया, कुछ कोशिश की? जी, मैंने कॉलेज में उनका एक तराना है, रोशन मेरी आंखों में, ये मैंने गाया है। तो आज हमें भी सुनाया, हमारे नाज़रीन को भी सुना। श्योर जी, प्लीज़। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दे हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दे हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, वादे तेरी मट्टी से कसम जो भी किए हैं, वादे तेरी मट्टी से कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन मेरी आँखों में वफा के जो दे हैं। क्या खूबसूरती से आपने इसको निभाया, क्या ज़बरदस्त तरीके से गाया। हुमैरा, ये बताइएगा, शाम ने आ चाँद तुझे देखने आए, साथ अपने उजाले तेरे नजराने बुलाए, वादे तेरी मट्टी से कसम जो भी किए हैं, वादे तेरी मट्टी से कसम जो भी किए हैं, सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं, रोशन। क्या खूबसूरती से निभाया आपने हुमैरा, बड़ा ज़बरदस्त। और अक्सर औकात ये होते हैं कि जो यंग टैलेंट होते हैं, यंग आर्टिस्ट होते हैं, वो मैडम नूर जहाँ के गानों को ट्राई भी नहीं करते। उनको लगता है कि इट्स वेरी टफ, और ऑब्वियसली बहुत टफ है। हाई नोट्स पे गुनगुनाती थी वो, क्या ज़बरदस्त जो उनकी गायकी थी। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या देखते हैं म्यूज़िक में अपने फ्यूचर को? आई होप आई डू वेल इन माई फ्यूचर, बिकॉज दिस इज़ टुडे, जिस तरह से आज मुझे ये चांस मिला है, आई गेट दैट प्लेटफॉर्म, इट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी, सो होपफुली इन फ्यूचर आई डू माई बेस्ट। सही। अच्छा, जब हुमैरा आप स्टूडियो में आई तो आप एक बहुत ज़बरदस्त गाना गुनगुना रही थी, नियत शौक। इसके अलावा भी आप एक गाना गुनगुना रही थी मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग्स के अलावा भी। उनमें से कोई भी अगर आप गुनगुनाना चाहती हैं, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, और हम चाह रहे हैं जो हमारे प्रोग्राम का एंड है ना वो बड़ा म्यूजिकल हो। चाहे आप मैडम नूर जहाँ को ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हैं, चाहे कोई और गाना गुनगुनाना चाहती हैं, अप टू यू। ओके, जो वो मैं था साइमा जहाँ का जान भी दे दूँ। ठीक है।
जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। चेहरा तुम्हारा देख कर पागल से हो गई सनम, खुद को खुदी से छीन कर बेखुद से हो गई सनम, आँखों में एक तो है या तेरी बेखुदी, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। बहुत बहुत ज़बरदस्त सुमेरा। और चूँकि प्रोग्राम का वक्त कम है और मेरी ये ख्वाहिश कि आपने मैडम का एक गीत तो गाया और उसके बाद आपने साइमा झां का गाया, क्लोजिंग में हमारे लिए हम तो इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप मैडम का कोई एक और गीत जो आपको बहुत पसंद हो, थोड़ा मुश्किल भी लगता हो, वो ज़रूर सुनाइएगा हमारे नाज़। नियत शौक प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए। इस गाने के साथ हमारा शो भी ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको दे